आज हम करेंगे वितान भाग 1 में लेसन है आपका आलो आंधारी, बेबी हालदार की लिखी हुई आत्मकथा है बच्चों ये। और वैसे तो ये बांग्ला भाषा में रचित है, बांग्ला भाषा में उन्होंने लिखी है। हिंदी में इसका अनुवाद हुआ है, प्रमोद कुमार जी ने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। आलो आंधारी का अर्थ होता है बच्चों अंधेरे का उजाला, यानी कि जीवन में बहुत सारी कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बाद जो सुख मिलता है मनुष्य को, उसी का वर्णन अपनी इस एकमात्र रचना में बेबी हालदार ने किया है। वो कोई साहित्यकार, लेखक, कवि नहीं है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के ऊपर जो कुछ भी बेबी हालदार ने अपने जीवन में दुखों का सामना किया, किन किन परिस्थितियों को झेला, उसने छोटी सी आयु में एक घरेलू नौकरानी के रूप में काम करने के लिए मजबूर वो हुई, तो वो सारी व्यक्तिगत बातें अपनी इस एकमात्र रचना में, एकमात्र रचना उन्होंने लिखी है। और वो भी जैसा कि हम पढ़ेंगे इसमें बताऊंगी मैं आपको कि किसकी प्रेरणा के कारण, किसके उत्साह के कारण, किन लोगों ने बेबी का साथ दिया उस दुख के पलों में। तो एकमात्र रचना है ये बेबी हालदार की, और अपने व्यक्तिगत जीवन का वर्णन उन्होंने इसमें किया है। तो बेबी हालदार का जो जन्म है जम्मू कश्मीर में दुर्गापुर में होता है। उसके जो पिताजी हैं वो सेना में नौकरी करते हैं। मात्र 13 साल की आयु में अपने से 2 गुनी आयु के व्यक्ति से विवाह हो जाता है बेबी हालदार का, और 12-13 सालों तक पति की जातियों को सहन करने के बाद, बहुत सारी मुसीबतों को सहन करने के बाद बेबी अपने 3 बच्चों के साथ पति का घर छोड़ देती है और दुर्गापुर से फरीदाबाद आ जाती है, और वहां से भी फिर कुछ समय के बाद गुड़गांव में आ जाती है, जहां पे घरेलू नौकरानी के रूप में वो काम करती हैं। वर्तमान में भी बेबी हालदार एक घरेलू नौकरानी के रूप में ही काम करके अपना जीवन अच्छे से अपने बच्चों के साथ बिता रही हैं। तो जब वो गुड़गांव आ जाती हैं और एक किराए के मकान में अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती है, तो बेबी को, यानी कि अकेली औरत को, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार की कठिन परिस्थितियों से उसका जीवन गुजरता है, ये उसने अपनी इस आत्मकथा में लिखा है। कि वो अपने किराए के घर में है, 3 छोटे बच्चे उसके साथ हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, और पति का साथ ना होना, समाज किस नजरिए से बेबी को देखता है, किस तरह के तानों का शिकार वो होती है, कहीं भी आने जाने में किस प्रकार की परेशानियां उसको झेलनी पड़ती हैं, ये सारी बातें बेबी ने अपनी आत्मकथा में बताई हैं। किराए के घर में रह रही है, काम इतना नहीं है कि अच्छे से अपने बच्चों का पालन पोषण वो कर सके, तो बड़ी दुविधा में है, असमंजस की स्थिति में है। सारा दिन एक ही चिंता उसको खाए जाती है कि अगर मुझे और कहीं काम नहीं मिला, 2-3 घरों में अगर और काम नहीं मिला, तो किस प्रकार से मैं अपने बच्चों का गुजारा करूंगी, कैसे इनका पालन पोषण करूंगी, कैसे इनको पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। तो हर समय ये जो चिंता है बेबी को खाए जाती है। तो एक कोठी में वो काम करती है, मेम साहब की कोठी है, वहां पे वो झाड़ू पोछे का, घरेलू नौकरों का जो भी काम होता है, बर्तन झाड़ू पोछा, कपड़े वगैरह, वो काम करती हैं। तो सामने ही एक सुनील नाम का जो युवक है, वो मोटर चलाने का काम, मोटर गाड़ी चलाने का काम करता है, जिससे बेबी की जान पहचान हो जाती है और पता चलता है कि वो भी बेबी के घर वालों को भी पहचानता है। तो बेबी उससे कहती है कि वो अगर कहीं काम करने वाले की जरूरत हो तो मुझे वो काम पर जरूर लगवाए। तो आपस में बातचीत होती है। घर वालों ने किसी ने भी बेबी का साथ नहीं दिया। माता पिता, भाई बहन, भाभी सब थे परिवार में, खून के रिश्ते कहने के लिए। लेकिन जैसा कि बेबी ने जिक्र भी किया है कि रिश्ते खून के नहीं दिल के होते हैं, और दिल का जो रिश्ता जिसने निभाया वही बेबी की आत्मकथा लिखने में भी जिन्होंने सहायता की वो है तातुश। तो सुनील को जब बेबी काम के लिए कहती है, तो 2-4 दिन के बाद सुनील बेबी से मिलने के लिए आता है, जहां वो अपने किराए के कमरे पर अपने बच्चों के साथ रहती है, और वो बेबी को तातुश के घर ले जाता है। वहां पे काम करने वाले की जरूरत थी।
तो वहां पे बेबी को तातुश, यानी कि तातुश के जो बच्चे हैं वो तातुश नाम से ही उनको पुकारते हैं। पिता बांग्ला में पिताजी को बोलते हैं। तो तातुश जो है बेबी को 800 रुपये महीने पर काम पर रख लेते हैं और उनको बेबी का जो काम है वो इतना अधिक पसंद आता है कि धीरे धीरे हर रोज जब बेबी काम पे जाती है, जान पहचान बढ़ती है, तो तातुश हर रोज उसके जीवन के बारे में जब पूछते हैं तो पता चलता है कि ये कितनी दुखी लड़की है। छोटी सी आयु में इसको पति का घर छोड़ना पड़ रहा है, 3-3 बच्चों का अकेले पालन पोषण करना पड़ रहा है। तो हर रोज जब भी बातचीत होती है दोनों में, पता चलता है कि किस प्रकार की परिस्थितियों में ये जीवन जी रही है। तो तातुश एक पिता की तरह बेबी को अपने घर में महत्व देते हैं, एक बेटी की तरह उसको मानते हैं कि बेबी मेरी कोई बेटी नहीं है, 3 बेटे हैं जो तुम्हारे भाई की तरह हैं, और हर जो दुख है उसके जीवन में उसको कम करने की जो चेष्टा है वो तातुश करते हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे पहचान बढ़ती है, हर रोज जब वो काम पे जाती है बहुत अच्छे से पूरी जिम्मेदारी के साथ अच्छे से वो अपना काम करके आती है निपटा के, और वापस अपने किराए के कमरे पर आकर अपने बच्चों के साथ वही कामकाज उसको दोबारा से करना पड़ता है। और उसके बाद भी एक चिंता फिर सताई जाती है कि 800 रुपये तो पूरे नहीं पड़ने वाले हैं, मुझे और भी कहीं काम ढूंढना पड़ेगा। और ये बात वो तातुश को भी बोलती हैं कि अगर आपको पता चले कहीं और काम करने वाले की जरूरत है तो मुझे जरूर बताएं। लेकिन तातुश सोचते हैं कि इतना सारा काम तो ये यहाँ पे करके जाती है, फिर घर जाके बच्चों का भी काम काज इसको करना होता है, यानी कि वो दया करुणा की जो भावना है वो तातुश के मन में पैदा होने लगी है कि ये लड़की कितनी दुखी है, इसकी किसी न किसी प्रकार से सहायता करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो तातुश उसके बच्चों के बारे में जानकारी लेके वहीं पास के ही किसी सरकारी स्कूल में उनका दाखिला करवाने के लिए बोलते हैं, और हर रोज बेबी को कहते हैं कि साथ वो लेके आए और स्कूल में मैं बोल दूंगा, यानी कि उनका जो भी खर्चा होगा वो तातुश करेंगे। तो बहुत सारी जो समस्या है वो बेबी की हल हो जाती है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई की चिंता उसको नहीं होती। लेकिन फिर भी जो 800 रुपये हैं वो उनको कम पड़ते हैं और वो चाहते हैं कि कहीं और काम उसको मिल जाए, लेकिन तातुश ऐसा नहीं चाहते। और धीरे धीरे जैसे जैसे जान पहचान बढ़ती है, बेबी एक दिन घर का काम जब कर रही थी, तातुश के घर में एक बहुत बड़ी जो अलमारी है वो पुस्तकों से भरी हुई है, बांग्ला के बड़े बड़े साहित्यकारों के जो संस्करण है वहां पे रखे हुए हैं। तो उनको उलट पुलट रही होती है वो, तातुश वहां पे पहुंच जाते हैं और बेबी की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछते हैं कि क्या बेबी तुझको पढ़ना लिखना आता है। तो बेबी झट से कहती है कि ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा, क्योंकि बहुत ही छोटी आयु में उसका विवाह हो जाता है और 7वीं कक्षा में ही पढ़ाई उसको अधूरी छोड़नी पड़ती है, बीच में ही छोड़नी पड़ती है। वो सारी बातें बेबी तातुश के सामने रखती हैं, लेकिन फिर भी तातुश बेबी के सिर पर हाथ रखकर एक पिता की तरह कि बेबी तू ये समझ के मैं तुम्हारा पिताजी हूँ, तू मेरी बेटी है, और एक ड्रॉयर में से पेन और जो डायरी है, नोटबुक है, कॉपी है वो निकाल के देते हैं कि जो कुछ भी आज तक तुमने अपने जीवन में झेला है, जैसा भी जीवन तूने अब तक जिया है, हर रोज जैसा भी लिखा जाए, सही या गलत, इसमें लिखना शुरू कर। तो बेबी को पहले तो समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है मेरे साथ, अब कैसे मैं लिख पढ़ सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, मुझे तो कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं आता। लेकिन बार बार प्रोत्साहन देने के कारण, बार बार सब कुछ वही बातें जब बेबी को समझाई जाती हैं तो घर जाके बेबी वो सब कुछ लिखने का प्रयास करती है। जब अपने काम धंधे से वो निपट जाती है तो रात में वो लिखने का काम करती है, लेकिन वही कि स्वामी साथ में नहीं है, पति साथ में नहीं है, रात भर जाग के ये क्या करती है। अगर बाजार वगैरह भी कोई काम करने जाना पड़ता है तो तरह तरह के बीच रास्ते में लोगों के जो ताने हैं वो बेबी को सहन करने पड़ते हैं। लेकिन बेबी बहुत ही समझदार है, उन लोगों की बातों की तरफ ध्यान न देके वो सीधा अपने काम पे चली जाती है। लेकिन मन ही मन वो बहुत दुखी होती है, परेशान होती है कि क्या पति साथ में ना होना इतना बड़ा अपराध है, मैंने कोई गुनाह किया है अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आके, मैं अपने बच्चों का जैसे तैसे पालन पोषण कर रही हूँ। तो ये जो बातें हैं उसको बहुत ही पीड़ित करती हैं। लेकिन उधर जब तातुश के घर में वो काम करने चली जाती है तो बीच रास्ते की वो सारी बातें भुला देती है, बहुत अच्छे से अपना कामकाज करती है। और तातुश ही नहीं, बेबी को प्रोत्साहित करते लिखने के लिए उनके जितने भी बंधु रिश्तेदार हैं, पढ़े लिखे हैं,
बहुत अच्छे अच्छे पदों पर कार्यरत हैं, तो जब उनको पता चलता है बेबी के बारे में, वो भी चिट्ठी पत्रों के माध्यम से बेबी का उत्साह बढ़ाते हैं, जिनमें आप जेठू का जिक्र पढ़ोगे बच्चों, और शर्मिला दी के बारे में पढ़ोगे कि किस प्रकार से वो बेबी को चिट्ठियां लिखते हैं, कि लेखन जो प्रतिभा है, लेखन का जो काम है वो कितना अच्छा है। और अब बेबी अगर तुम लिख लोगी तो पढ़ाई लिखाई कर लोगी, और तुम्हारी जो पुस्तक है वो छपकर जब तैयार हो जाएगी तो तुम्हें एक नौकरों की तरह भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर घर जाकर भी तुम इतना नहीं कर पाओगी अपने बच्चों के लिए जितना पढ़ाई लिखाई करके कर सकती हो। यही नहीं, जेठू और जेठू जैसे बहुत ही समझदार और पढ़े लिखे जो तातुश के रिश्तेदार हैं, वो बेबी को आशापूर्णा देवी, बांग्ला की बहुत ही मशहूर लेखिका, उसका उदाहरण भी देते हैं कि वो भी गृहिणी थी। दिन भर अपने सारे घर के काम काज निपटाने के बाद जब रात में सब लोग सो जाते थे, तब वो अपने लेखन का काम करती थी, और एक बहुत बड़ी लेखिका के रूप में आज सभी उनको जानते हैं। तुम भी दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। तो जेठू का जो ये कथन है, रचना संसार के बहुत बड़े सत्य को उद्घाटित करता है कि किस प्रकार से परिश्रम और मेहनत करके लोग अपने लेखन के क्षेत्र में अपना नाम कमा सकते हैं। तो शर्मिला देवी जो खुद अध्यापिका हैं और लेखन का काम भी करती हैं, बहुत सारी रचनाएं कोलकाता में उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं पत्रिकाओं में, वो भी बेबी का उत्साह बढ़ाती हैं कि बेबी जब भी तुम्हें समय मिले पढ़ाई लिखाई का काम अवश्य करो। तो ऐसा करते करते जो कुछ भी बेबी ने अपने जीवन में जिया, वो सारी बातें हर रोज वो लिखना उसने शुरू किया, और तातुश वो लिखे हुए जो पेज हैं, पन्ने हैं, कागज हैं, वो अपने बंधुओं को दिखाते हैं, और पत्रिका में छपवाने का जो इंतजाम है वो उन्होंने किया हुआ है। तो किस प्रकार से बेबी को भगवान के रूप में तातुश का जो सहारा है वो मिलता है। एक बेबी का जो बड़ा लड़का है वो कहीं पे बेबी ने काम पे लगाया हुआ होता है तातुश के घर आने से पहले, तो उसका पता नहीं मिल रहा है बहुत दिनों से, तो बेबी मन ही मन बहुत परेशान है। तातुश भी कई एक आध बार पूछ लेते हैं कि बेबी तुम्हारा बड़ा लड़का क्या करता है, कहाँ रहता है, तो बेबी बताने से मना कर देती है। लेकिन जैसे ही तातुश को पता चलता है कि वो बाल मजदूरी यानी कि बाल श्रम का जो काम है वो कर रहा है, और जहां पे बेबी ने उसको छोड़ा था जिस पते पे, वो लोगों ने उसको आगे कहीं भेज दिया है और पता भी नहीं चल रहा है। तो बेबी के बड़े लड़के को भी तातुश ही बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर पता लगाते हैं कि वो कहाँ पे है, और बेबी को समझाते हैं कि इतने छोटे बच्चों से काम करवाना कानूनी अपराध है, इसको कोई ऐसा काम या ऐसी पढ़ाई लिखाई करवाओ जो बाद में इसके काम आए। तो वही बेबी ने किया, यानी कि एक पिता की तरह हमेशा तातुश जो हैं बेबी के साथ खड़े हुए नजर इस आत्मकथा में आते हैं। नहीं तो बेबी का जो जीवन है, यानी कि तातुश का परिवार अगर बेबी के जीवन में नहीं आया होता तो बेबी का जो जीवन है वो एक नारकीय जीवन होता। बेबी किसी घृणित घटना का शिकार हो जाती, उसके बच्चों का पालन पोषण सही से नहीं होता, वो कहीं बाल मजदूरी कर रहे होते, यानी कि उसका जीवन नरक से भी बदतर हो जाता। तो किस प्रकार से तातुश ने और उनके बच्चों ने, 3 बेटों का जिक्र बच्चों आप पढ़ोगे यहाँ पे, रमन है, अर्जुन है, सुखदीप दा है, दा यानी कि भाई, वो भी बेबी को अपनी बहन से कम नहीं मानते और उसके बच्चों का भी ख्याल रखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, खाने पीने का जो ख्याल है वो रखते हैं। तो बहुत दिनों तक तो ऐसा चलता रहता है। एक दिन बेबी जहां पे किराए के घर में रहती है वो बहुत ही गंदी और अवैध बस्ती होती है, क्योंकि पहले का जो कमरा है, जिस कमरे में पहले वो रहती थी, उसका किराया ज्यादा था और इसलिए वो छोड़ के एक अवैध बस्ती में चली जाती है जहाँ पे झुग्गी झोंपड़ियां वगैरह बनी होती हैं। और बेबी सोचती है कि जब इतने सारे लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो मैं भी रह लूंगी, लेकिन वहां पे किसी भी प्रकार की सुख सुविधा नहीं थी, यहाँ तक कि बाथरूम वगैरह भी वहां पे नहीं थे, खुले में लोग शौच के लिए जाते थे। लेकिन वो जो ठिकाना है, वो जो आश्रय है, वो भी एक दिन सरकारी बुलडोजर के द्वारा तोड़ दिया जाता है और बेबी जब काम करके घर लौटती है तो उसके बच्चे सड़क पे होते हैं, रो रहे होते हैं, सामान सारा सड़क पे होता है और बाकी जो झुग्गी झोंपड़ियां थी, कमरे थे, वो भी तोड़ दिए थे। लेकिन उनमें और बेबी में फर्क क्या था कि उनके यहाँ मर्द थे, आदमी थे और उन्होंने सब कुछ संभाल लिया था। नया ठिकाना खोजने के लिए वो लोग निकल गए थे, लेकिन बेबी के यहाँ तो सब कुछ होते हुए भी कोई नहीं था। कहने को सब थे, उसके रिश्ते, बंधु, भाई सब,
लेकिन सहारा देने वाला उसको कोई भी नहीं था। इसलिए वो अपने बच्चों के साथ बैठ के वहीं खुली सड़क पर उस गंदी जगह में बैठ के रोने लगती है और पूरी रात ऐसे ही होश में वो बिता देती है। पड़ोस में एक भोलादा नाम का बुजुर्ग व्यक्ति रहता है। वो बेबी और बेबी के बच्चों पे बहुत ही दया करता है, जान पहचान उसकी है, और वो रात को उनके साथ रुकता है और सुबह बेबी को सलाह देता है कि बेबी, जहां तू काम करती है वो बहुत ही भले व्यक्ति हैं, उनसे जाकर अपनी समस्या के बारे में कहो। तो बेबी की हिम्मत नहीं होती, वो भोलादा के साथ जाकर ये सारी जो समस्या है बताती है कि किस प्रकार से उसका घर टूट गया है। और यहाँ पे तातुश की एक और महानता बच्चों नजर आती है कि बेबी को अपने घर में ही रहने के लिए ठिकाना वो देते हैं। ऊपर का एक कमरा उसके लिए खाली करवा दिया जाता है, वहीं बेबी के बच्चे और बेबी रहती हैं। और उस दिन से तो बेबी के बच्चों की और भी अच्छे से देखभाल हो जाती है। नीचे जो कुछ भी भोजन वगैरह बचता है और यहाँ तक कि दूध उनके लिए थोड़ा सा प्रबंध कर दिया जाता है कि हर रोज उनको मिले बच्चों को और अच्छे से वो पढ़ें लिखें। तो ये सब कुछ चलता रहता है। बहुत सारे जो लेखन साहित्य से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो बेबी का जो प्रोत्साहन है वो बढ़ाते रहते हैं, प्रेरित उसको करते हैं कि किस प्रकार से लिखना चाहिए, किस प्रकार से जो अशुद्धियां हैं वो दूर हो सकती हैं। और ऐसा करते करते आत्मकथा जो है वो तैयार हो जाती है बेबी की। और एक दिन वो तातुश के घर में काम कर रही होती है तो डोरबेल जो है वो बजती है और एक पैकेट आता है बेबी के नाम। तो तातुश बेबी को दे देते हैं वो पैकेट, और जब बेबी उसको खोलती है अंदर पढ़ती है कि आलो अंधारी बेबी हालदार, तो बेबी का जो मन है वो हिलोरे मारने लगता है, बहुत अधिक प्रसन्न वो हो जाती है। उमंगे उसके मन के अंदर उछलने लगती हैं कि मेरी पत्रिका छपी है, मेरी पुस्तक छपी है। और फटाफट वो पैकेट लेके ऊपर अपने बच्चों के पास दौड़ती है, तो बच्चों को भी गले से चिपका लेती है, लगा लेती है, और वो पैकेट उनको दिखाती है। बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारी मम्मी का जो नाम है उस पत्रिका पे लिखा हुआ है, पुस्तक पे लिखा हुआ है। और तभी उनको तातुश का ध्यान आता है बेबी हालदार को, और अपने बच्चों को छोड़ो छोड़ो कहकर वो नीचे आती हैं और तातुश के पैर छूती हैं, उनका आशीर्वाद लेती हैं। और इस प्रकार से तातुश अगर बेबी के जीवन में नहीं आए होते तो बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना बेबी हालदार को बच्चों करना पड़ता। तो ये उनकी एकमात्र रचना है आलो अंधारी, अंधेरे का उजाला। कि अंधेरे का उजाला, इस आत्मकथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या प्रेरणा मिलती है कि कभी भी हमें कठिन परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए, अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए, और पूरी मेहनत और परिश्रम करके अपने जीवन के लक्ष्य की ओर हमें बढ़ना चाहिए। थैंक यू बच्चों।